हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की शुरुआत कर रहे हैं जो हमारे पैसों के बारे में सोचने का नजरिया बदल सकती है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। यह किताब हमें यह समझाती है कि पैसों से जुड़ा असली खेल हमारे दिमाग में चलता है, न कि सिर्फ कैलकुलेटर में। इसमें प्रैक्टिकल लॉजिक से ज्यादा इंसानी बिहेवियर का रोल होता है। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। भाग 1। कोई भी इंसान पैसों के बारे में अलग सोचता है। हर इंसान की लाइफ, उसका अनुभव, उसकी अपब्रिंगिंग अलग होती है। इसलिए वो पैसा कैसे देखता है, कैसे कमाता है, कैसे खर्च करता है, ये सब चीजें भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हमें किसी के फाइनेंशियल डिसीजंस को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके अनुभव पर आधारित होते हैं। मान लीजिए एक इंसान 1960 के दशक में पला बढ़ा, जहां शेयर बाजार बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसकी सोच ये होगी कि स्टॉक मार्केट सेफ और फायदेमंद है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान बड़ा हुआ है, तो वो शेयर बाजार को रिस्की मानेगा। दोनों ही सोच सही है, अपने अपने अनुभव के हिसाब से। किताब हमें यह समझाना चाहती है कि पैसा एक इमोशनल सब्जेक्ट है। हम इसे पूरी तरह लॉजिकल बनाकर नहीं देख सकते। आप कितनी सैलरी कमा रहे हैं या आपके पास कितना पैसा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे के बारे में कैसा सोचते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर लोग पैसा कैसे संभालते हैं, इसका उन्हें कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला होता। स्कूल या कॉलेज में हमें सिखाया नहीं जाता कि पैसे से कैसे डील करना है। इसलिए हम जो कुछ भी सीखते हैं वो अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स या आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। और जब सीखने का सोर्स ही अलग होता है तो सोच भी अलग होती है। ओथर कहते हैं कि अगर आप किसी को इरेशनल यानी बेवकूफी भरा फाइनेंशियल डिसीजन लेते देख रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो वाकई बेवकूफी कर रहा हो सकता है वो डिसीजन उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बिल्कुल ठीक हो। अब सोचिए, आपने किसी को देखा जो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है और आपने सोचा ये तो पुराना तरीका है। लेकिन क्या पता उस इंसान ने अपने जीवन में कई बार मार्केट क्रैश देखे हों और वो गोल्ड को स्टेबल माने। उसके लिए गोल्ड में पैसा लगाना सेफ फील कराता है। यही साइकोलॉजी ऑफ मनी है। हर इंसान की अपनी सोच, अपने अनुभव के अनुसार। मॉर्गन हाउसल एक बहुत दिलचस्प पॉइंट उठाते हैं कि जब हम डेटा देखते हैं तो हम बिहेवियर देखते हैं, लेकिन जब हम डिसीजंस लेते हैं तो वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं। और यही रीजन है कि दो लोगों के पैसे से जुड़े फैसले एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हो सकते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि हमें फाइनेंशियल एडवाइस देने से पहले सामने वाले की लाइफ स्टोरी को समझना चाहिए, क्योंकि पैसों से जुड़े फैसले हमेशा नंबर्स पर नहीं चलते, वो इमोशंस और एक्सपीरियंस से बनते हैं। अब एक और जरूरी बात, पैसा कमाना और पैसा बनाए रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई इंसान अपने कॉन्फिडेंस, रिस्क टेकिंग और मेहनत से बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन उस पैसे को बचाए रखना, उसके लिए अलग सोच और डिसिप्लिन चाहिए। इस अध्याय का आखिरी और गहरा पॉइंट यह है, पैसा कमाने की स्ट्रैटेजी यूनिवर्सल नहीं होती। सबका तरीका, समय, सोच अलग होती है। इसलिए जब आप किसी को देखो जो आपसे अलग डिसीजंस ले रहा है, तो उसे जज करने से पहले उसकी स्टोरी को समझने की कोशिश करो। अध्याय 1 खत्म हुआ। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी के फाइनेंशियल फैसले को गलत समझा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो शायद उसके लिए सही था? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सक्सेस और फेलियर के बीच लक और रिस्क का क्या रोल होता है और कैसे ये हमारी फाइनेंशियल सोच को साइलेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं। भाग 2, लक और रिस्क की ताकत। हमारी सक्सेस या फेलियर में सिर्फ मेहनत या टैलेंट का ही रोल नहीं होता, बल्कि एक बड़ा हिस्सा लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम का भी होता है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि हम अक्सर खुद की सक्सेस का पूरा क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन जब बात किसी और की फेलियर की होती है तो हम उन्हें गलत फैसलों का जिम्मेदार मानते हैं, जबकि उसमें भी लक और रिस्क का बड़ा रोल होता है। मान लीजिए दो लोग एक ही तरह का बिजनेस शुरू करते हैं। दोनों की मेहनत बराबर है,
दोनों की स्ट्रैटेजीज मिलती जुलती है, लेकिन एक सफल हो जाता है और दूसरा फेल। ऐसा क्यों? इसका जवाब है एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे मार्केट कंडीशन, टाइमिंग या सही कनेक्शंस, ये सभी आउटकम को प्रभावित करते हैं। बिल गेट्स की एग्जाम्पल ले। वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने जिस स्कूल में पढ़ाई की, वो पूरे अमेरिका में उन कुछ स्कूल्स में से एक था जहां अर्ली कंप्यूटर एक्सेस था। अगर वो उस स्कूल में ना होते तो शायद उनकी लाइफ कुछ और होती। इसका मतलब ये नहीं कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, लेकिन उनका टाइमिंग और एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा अनुकूल था। यही आता है लक का रोल। अब वही बात रिवर्स में भी लागू होती है। किसी का फेल होना ये नहीं बताता कि वो इंसान बेवकूफ था या उसकी प्लानिंग खराब थी। कई बार लोगों का समय साथ नहीं देता। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस में कई स्मार्ट इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया। क्या वो लोग अक्लमंद नहीं थे? बिल्कुल थे, लेकिन उस वक्त का रिस्क अनकंट्रोलेबल था। इसलिए किताब का ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम किसी की सक्सेस या फेलियर को एनालाइज करें, तो लक और रिस्क जैसे फैक्टर्स को इग्नोर ना करें। ऑथर एक और पॉइंट बताते हैं, हम किसी इंसान की पूरी लाइफ स्टोरी नहीं जानते, हम सिर्फ उसके रिजल्ट देखते हैं। इसलिए किसी एक इंसान की स्ट्रैटेजी को कॉपी करना बिना पूरी बैकग्राउंड जाने गलत हो सकता है। हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी उसके लिए वर्क की हो क्योंकि उसके लक फैक्टर्स अलाइन थे, लेकिन आपके साथ ऐसा ना हो। इसलिए जब भी आप किसी की फाइनेंशियल सक्सेस से इंस्पायर हो, तो सिर्फ उसके रिजल्ट्स ना देखें, बल्कि उसके पीछे के सर्कमस्टेंसेस को भी समझने की कोशिश करें। और अगर आप फेल हो जाएं, तो खुद को पूरी तरह ब्लेम ना करें। थोड़ा स्पेस लक और रिस्क को भी दीजिए। एक अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेसमैन वही होता है जो ये मानता है कि आउटकम पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं होता, और इस सोच के साथ ही वो अपने डिसीजंस को थोड़ी ह्यूमिलिटी के साथ लेता है। अब बात करें लाइफ में अप्लाई करने की। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या इसमें लक या रिस्क ज्यादा है? क्या मैं वो रिस्क ले सकता हूं अगर रिजल्ट मेरे खिलाफ जाए? और अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, तो क्या मैं समझ पाऊंगा कि इसमें मेरी मेहनत के साथ थोड़ा लक भी था? ये सोच आपको ग्राउंडेड रखेगी। ना तो आप सक्सेस के घमंड में डूबेंगे, ना ही फेलियर के गिल्ट में। अंत में इस अध्याय का मेन मैसेज है, सक्सेस इज नेवर एज परफेक्ट एज इट लुक्स एंड फेलियर इज नेवर एज बैड एज इट सीम्स। तो अगली बार जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुने, तो सिर्फ रिजल्ट से इंस्पायर ना हो, उसके पीछे की हिडन जर्नी को समझें। अध्याय 2 खत्म हुआ। अगले अध्याय में हम एक्सप्लोर करेंगे कि क्यों कभी भी पर्याप्त नहीं वाली सोच हमारे पैसे से जुड़ी डिसीजंस को बिगाड़ देती है। भाग 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों की दौलत हो, शानदार घर, गाड़ी और हर वो चीज जो आप चाहते थे, तभी क्या आप कह पाएंगे, अब बस और नहीं चाहिए? यही सवाल उठाता है ये चैप्टर। कितना पैसा काफी है? और बहुत बार जवाब होता है, थोड़ा और। इस किताब में बताया गया है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कभी संतुष्ट न होना। चाहे हमारे पास जितना भी पैसा आ जाए, हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे थोड़ी और आगे होती है। हम सोचते हैं, अगर बस इतना और मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन वो लाइन कभी फिक्स नहीं रहती। जैसे ही हम एक लेवल पर पहुंचते हैं, अगला लेवल सामने आ जाता है। सोचिए, आपने एक नई कार खरीदी जिससे आप बहुत खुश हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद आपका पड़ोसी और महंगी कार ले आता है। अब आपको अपनी कार उतनी एक्साइटिंग नहीं लगती। असल में आपकी खुशी नहीं घटी, आपकी कंपैरिजन बढ़ गई। यही कंपैरिजन हमारी पीस को चुरा लेता है। पहले जो हमें सक्सेस लगता था, अब वो एवरेज लगने लगता है। और यही वजह है कि लोग अक्सर रिस्क भरे फैसले लेते हैं, चाहे उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ हो। इस चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके पास करोड़ों की दौलत थी।
लेकिन उसने इनसाइडर ट्रेडिंग करके और पैसा कमाने की कोशिश की और पकड़ा गया, उसे जेल हो गई। सवाल ये उठता है, जिसे ऑलरेडी सब कुछ मिला हुआ था, उसने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्योंकि उसके लिए पर्याप्त कभी था ही नहीं। कई बार लोग पैसा कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ, फैमिली और खुद की नींद तक बेच देते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं थोड़ा और चाहिए। और जब उनके पास बहुत कुछ होता है, तब भी डर होता है कहीं सब कुछ चला न जाए। तो ना सिर्फ वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि हमेशा डर में भी जीते हैं। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है पर्याप्त को समझना और उसे अपनाना। अगर हम ये तय कर ले कि हमारे लिए क्या इनफ है, तो हम ज्यादा पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्बिशन छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को समझें कि किस लेवल पर पहुंचकर आप संतुष्ट हो सकते हैं। जब आप खुद से पूछें, मुझे और कितना चाहिए, तो जवाब देने से पहले सोचें, क्या जो आज मेरे पास है, क्या वो मेरे 5 साल पुराने वर्जन का सपना नहीं था? दूसरी जरूरी बात, पैसे के पीछे भागते हुए ऐसा ना हो कि आप वो सब खो दें जो पैसा नहीं खरीद सकता, जैसे समय, रिश्ते, सेहत, क्योंकि अंत में वही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब सवाल आता है, तो क्या हमें पैसा कमाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आप उस दौड़ में शामिल न हों जिसमें फिनिश लाइन ही नहीं है। आप अपने गोल्स बनाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन एक लिमिट सेट कीजिए कि कब आपको रुकना है, कब आपको सिर्फ एंजॉय करना है जो आप हासिल कर चुके हैं। थोड़ा और की सोच आपको कभी इनर पीस नहीं देगी, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप सब कुछ पा चुके होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि आपने खुद को ही खो दिया। इसलिए इस अध्याय का कोर मैसेज है, पैसा जरूरी है, लेकिन संतुष्टि उससे भी ज्यादा जरूरी है। अध्याय 3 खत्म हुआ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आपने कुछ पा लिया हो, तभी आपको और चाहिए था? अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे क्यों कुछ चीजें, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, धीरे धीरे लेकिन बहुत बड़ा असर डालती है। भाग 4, कंपाउंडिंग की ताकत। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि रोज 1 रुपए दो, और एक दिन ऐसा आएगा जब वो 1 रुपए करोड़ों में बदल जाएगा, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं। लेकिन यही होता है जब हम कंपाउंडिंग को समझते हैं और उसे वक्त देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि पैसा कमाना उतना जरूरी नहीं जितना कि उसे लंबे समय तक टिकाए रखना और बढ़ने देना। और इस काम में सबसे बड़ा जादू करता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग को एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, जिस पर हर साल 10% का ब्याज मिलता है। पहले साल आपको 10 रुपए मिला, अब आपके पास 110 रुपए हो गया। दूसरे साल 10% ब्याज 110 रुपए पर मिलेगा, यानी 11 रुपए। अब आपके पास 121 रुपए हो गया। फिर तीसरे साल ब्याज 12 रुपए 10 पैसे हो गया। इसी तरह ये छोटी छोटी बढ़ते समय के साथ एक बड़ा पहाड़ बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि जल्दी पैसा बनाना ही जीत है, इसलिए वो हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट्स में कूद पड़ते हैं। लेकिन असली गेम पेशेंस और कंसिस्टेंसी का है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर है जिसने 25 की उम्र में 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू किया और 60 की उम्र तक करता रहा। वही दूसरा इन्वेस्टर है जो 40 की उम्र में 15,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब दोनों 60 की उम्र में पहुंचते हैं, तो पहले वाले के पास ज्यादा पैसा होता है। क्यों? क्योंकि पहले वाले को कंपाउंडिंग को ज्यादा समय मिला। इसलिए पैसा मल्टीप्लाई करता है टाइम और कंसिस्टेंसी से। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे, उतना बड़ा फायदा मिलेगा, और जितना लंबे समय तक रुके रहेंगे, उतना ज्यादा इंटरेस्ट आपके लिए काम करेगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि बहुत से लोग कंपाउंडिंग को सिर्फ नंबर्स के नजरिए से देखते हैं, लेकिन यह प्रिंसिपल लाइफ में और भी चीजों पर लागू होता है, जैसे नॉलेज, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स। हर दिन अगर आप सिर्फ 15 मिनट किताब पढ़ते हो, तो साल भर में आप कई किताबें खत्म कर सकते हो।
अगर आप हर दिन थोड़ा वर्कआउट करते हो तो कुछ महीनों में आपकी फिटनेस में बड़ा फर्क दिखेगा। ये भी कंपाउंडिंग का ही एक रूप है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर उन्हें 1-2 साल में बड़ा फायदा नहीं दिखा तो वो इन्वेस्टमेंट्स निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक बाद में शुरू होता है, जब आप कई सालों तक पेशेंस रखते हो। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वो जानते हैं कि कंपाउंडिंग एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होता है। अब प्रैक्टिकल बात करें तो अगर आप आज इन्वेस्ट करना शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम हैबिट बना लीजिए बचाने की। फिर छोटी रकम से शुरुआत करें और सबसे जरूरी, उसे रेगुलर रखें और जल्दबाजी न करें। इस चैप्टर का मैसेज सिंपल है, धैर्य रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। ये वो ताकत है जो धीरे धीरे आपकी छोटी सी शुरुआत को एक बहुत बड़ी सक्सेस में बदल सकती है। अध्याय 4 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि अर्निंग और सेविंग दोनों में से असली ताकत किसमें होती है। भाग 5, कमाई से ज्यादा बचत जरूरी है। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो पहला सवाल आता है, आप कितनी कमाई करते हो? लेकिन ये सवाल शायद अधूरा है। सही सवाल होना चाहिए, आप कितना बचाते हो? इस अध्याय में यही बात समझाई गई है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, अगर आप उसे सही से सेव और मैनेज नहीं कर पा रहे तो उसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि असली वेल्थ कमाई से नहीं, बचत से बनती है। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने 2 लाख रुपए कमाता है, लेकिन 1.90 लाख रुपए खर्च कर देता है। वही दूसरा इंसान 50,000 रुपए कमाता है और 10,000 रुपए बचा लेता है। तो असली अमीर कौन है? पहले वाला बाहर से अमीर दिख सकता है, लेकिन असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी दूसरे वाले के पास है। बहुत से लोग अपनी इनकम बढ़ाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को भी उसी स्पीड से बढ़ाते जाते हैं। जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करते हैं। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही आपकी सेविंग को खा जाती है। दूसरी तरफ जो लोग अपने खर्च को कंट्रोल में रखते हैं वो धीरे धीरे एक अच्छा बफर बना लेते हैं। वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इमरजेंसी में उनके पास बैकअप है। उन्हें हर महीने सैलरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। इस चैप्टर में एक इंटरेस्टिंग बात कही गई, सेविंग सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप फ्यूचर में कुछ बड़ा खरीद सको। सेविंग एक फ्रीडम है। इससे आपको चॉइसेस मिलती है। आप बिना डर के नौकरी बदल सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं, इतनी कम सैलरी में क्या बचाएं? लेकिन सेविंग सैलरी से नहीं, माइंडसेट से शुरू होती है। आप 5,000 रुपए में भी कुछ बचा सकते हो और 50,000 रुपए में भी सब उड़ा सकते हो। इसके लिए जरूरी है अपने खर्चों की प्रायोरिटीज सेट करना। क्या सच में हर वीकेंड बाहर खाना जरूरी है? क्या हर साल नया फोन लेना मस्ट है? जब आप खुद से ऐसे सवाल पूछते हो तो आपको समझ आता है कि कई खर्च सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। इसलिए जितनी जल्दी आप सेविंग की आदत डालोगे उतनी जल्दी आप अपने गोल्स के करीब पहुंचोगे। और इसके लिए इनकम का बड़ा होना जरूरी नहीं, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जरूरी है। एक और जरूरी बात, जब आप सेविंग करना शुरू करें तो उसे पहले खर्च के बाद बचा हुआ अमाउंट ना बनाएं। उसे इनकम मिलते ही अलग कर दें, यानी सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। सेविंग के साथ साथ थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी जोड़िए ताकि आपका पैसा इन्फ्लेशन से पीछे न छूटे और खुद आपके लिए काम करे। तो इस अध्याय की सबसे अहम सीख है, पैसा कमाना अच्छा है, लेकिन बचाना जरूरी है। क्योंकि जितना आप बचाते हैं वही असली में आपके काम आता है, मुश्किल समय में या जब आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहें। अध्याय 5 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि अमीरी की असली पहचान क्या है। क्या दिखावे में है या कुछ और? भाग 6, असली अमीरी दिखावे से अलग होती है। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में अमीरी का मतलब बदल चुका है। बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, लक्जरी वेकेशंस,
यही सब देखकर हम सोचते हैं कि ये लोग बहुत अमीर हैं। लेकिन क्या सच में यही अमीरी की पहचान है? इस अध्याय में बताया गया है कि जो चीजें हमें दिखाई देती है, जैसे किसी की लाइफस्टाइल, उनका रहन-सहन, उनकी गाड़ी, ये सब अमीरी नहीं होती। असली अमीरी वो होती है जो नजर नहीं आती। सोचिए, कोई इंसान रोज महंगी गाड़ी में आता है, लेकिन हर महीने उसकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। वहीं कोई दूसरा इंसान सादे कपड़े पहनता है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में अच्छी खासी सेविंग है और वो बिना किसी टेंशन के जी रहा है। तो असली अमीर कौन है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वेल्थ वर्सेस रिचेस। रिच दिखने वाले लोग जरूरी नहीं कि वेल्दी भी हों। रिच दिखना आसान है, बस अच्छे कपड़े, गाड़ी और थोड़ा दिखावा। लेकिन वेल्दी बनने के लिए समय, पेशेंस, डिसिप्लिन और सोच चाहिए। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी की फाइनेंशियल स्थिति सिर्फ उसकी दिखने वाली चीजों से नहीं जानी जा सकती। जो अमीर दिखता है वो जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली सिक्योर हो। असल में जो लोग सच में अमीर होते हैं वो अक्सर लो प्रोफाइल रहते हैं। उन्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली ताकत उनके बैंक बैलेंस और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में है, न कि किसी लोगों वाले जूते में। अब सवाल ये उठता है, हम खुद क्या बनना चाहते हैं? अमीर दिखने वाले या सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग? कई बार लोग सोचते हैं कि अगर वो अच्छी गाड़ी नहीं लेंगे, ब्रांडेड चीजें नहीं पहनेंगे, तो लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन ये सोच ही हमें दिखावे की दौड़ में डाल देती है, और इस दौड़ में हम जो सबसे जरूरी चीज खो देते हैं वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। इसलिए इस चैप्टर का सबसे जरूरी मैसेज है, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। जो पैसा आपने खर्च नहीं किया, जो आपने सेव और इन्वेस्ट किया, वही असली में आपकी ताकत है। एक और चीज इस अध्याय में सिखाई गई है, जब भी आप कुछ दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो तो एक बार सोचिए, क्या यह पैसा आपको फ्यूचर में कोई फायदा देगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो खर्च जरूरी नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत बार लोग रिस्पेक्ट उस आधार पर देते हैं कि आपके पास क्या है, लेकिन टाइम के साथ ये परसेप्शन बदलने लगता है। जो लोग समझदारी से पैसा चलाते हैं वही आगे चलकर खुद के मालिक बनते हैं। उन्हें दूसरों की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। इसलिए अगली बार जब आप कोई एक्सपेंसिव चीज सिर्फ इसलिए खरीदना चाहें क्योंकि दूसरों को इंप्रेस करना है, तो सोचिए, क्या आप दूसरों की नजर में अमीर दिखना चाहते हैं या खुद के लिए फाइनेंशियल पीस चाहते हैं? कंक्लूजन यही है, दिखावे की अमीरी कुछ समय की होती है, लेकिन समझदारी से कमाई और बचाई गई वेल्थ आपको लाइफ लॉन्ग आजादी देती है। अध्याय 6 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे लक का कितना रोल होता है और कैसे उसे समझना हमारे फैसलों को बदल सकता है। भाग 7, सफलता में किस्मत और मेहनत दोनों का हाथ होता है। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं, जैसे कोई बिलियनियर बिजनेसमैन या बड़ा इन्वेस्टर, तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने सब कुछ सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल किया है। और अगर कोई फेल हो गया तो लोग कहते हैं कि उसमें काबिलियत नहीं थी। लेकिन सच ये है कि सक्सेस और फेलियर दोनों में किस्मत और मेहनत का मिलाजुला असर होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें न तो अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट सिर्फ खुद को देना चाहिए और न ही दूसरों की फेलियर को पूरी तरह उनकी गलती मान लेना चाहिए। दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सही समय, सही जगह, सही मौके, ये सब भी एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक ही तरह की मेहनत करते हैं, लेकिन एक को सही वक्त पर एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाता है और दूसरे को नहीं। तो क्या इसका मतलब यह है कि दूसरा इंसान मेहनती नहीं था? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ लक का था। इसका मतलब यह नहीं कि हमें मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए। मेहनत जरूरी है, लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर रिजल्ट पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता। कई बार हम खुद की कंपैरिजन दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि वो तो हमसे कम टैलेंटेड है, फिर भी इतना आगे निकल गए। लेकिन हम ये नहीं जानते कि उनके पीछे कौन सी अनसीन फैक्टर्स काम कर रहे थे।
जैसे फैमिली सपोर्ट, अर्ली अपॉर्चुनिटीज या फिर कुछ लकी मोमेंट्स। इसलिए जब भी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो मेहनत करते रहें, लेकिन रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा हम्बल भी रहें। और जब किसी को सक्सेस मिले तो उसकी पूरी जर्नी को समझें, सिर्फ उसका एंड रिजल्ट नहीं देखें। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि कुछ लोग गलत तरीके से भी बहुत पैसा कमा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी वैसा ही रास्ता चुने, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही लोग टिकते हैं जो एथिकल और स्टेडी तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, जब भी हम अपने गोल्स तय करते हैं तो हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कुछ चीजें हमारी कोशिश से भी बाहर होती है। इसलिए हर चीज का प्रेशर खुद पर मत डालिए। कभी कभी सही वक्त का इंतजार भी जरूरी होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझना हमें जजमेंटल बनने से भी रोकता है। जब हम किसी की फेलियर को सिर्फ उसकी कमजोरी मानते हैं तो हम अनफेयर हो जाते हैं। वही बात अपने ऊपर भी लागू होती है। अगर किसी वजह से कोई रिजल्ट नहीं मिला तो खुद को पूरी तरह ब्लेम न करें। यह समझें कि शायद इस बार किस्मत साथ नहीं थी। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अगर आपको सक्सेस मिल रही है तो उसके लिए थैंकफुल रहें, क्योंकि सिर्फ मेहनत से ही नहीं, किस्मत से भी आपने सही जगह और समय पर डिसीजन लिया। तो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, मेहनत करो, लेकिन सक्सेस या फेलियर को पूरी तरह अपने काबू में मानना गलत है। थोड़ी विनम्रता रखें, थोड़ा संतुलन रखें और हमेशा सीखते रहें। अध्याय 7 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि लॉन्ग टर्म सोच कैसे हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकती है और पेशेंस किस तरह बड़ा रोल निभाता है। भाग 8, लंबे समय तक टिके रहना सबसे बड़ी ताकत है। जब पैसा कमाने या वेल्थ बिल्ड करने की बात आती है तो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि वो 1-2 साल में बहुत अमीर बन जाए। लेकिन जो लोग सच में लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करते हैं, उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है लंबे समय तक टिके रहना। इस अध्याय में बताया गया है कि वेल्थ बनाना कोई शॉर्ट टर्म रेस नहीं है। ये एक मैराथन की तरह है। धीरे धीरे, लगातार आगे बढ़ते हुए सही हैबिट से ही फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। और इसके लिए सबसे जरूरी क्वालिटी है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और उसे 20 से 30 साल तक ऐसा करते रहना है, तो असली सक्सेस तब मिलेगी जब वो बीच में रुके नहीं, घबराए नहीं और हर सिचुएशन में डिसिप्लिन बना रहे। बहुत लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं, सिप, म्यूचुअल फंड या सेविंग्स, लेकिन मार्केट गिरते ही डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, जबकि यही वो टाइम होता है जब टिके रहना सबसे जरूरी होता है। क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ग्रोथ जरूर देती है। इसलिए इस चैप्टर में बताया गया है कि एक इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सर्वाइवल। जो लोग समय के साथ टिके रहते हैं वही असल में वेल्थ बनाते हैं। यहां एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए 2 लोग एक जैसी इनकम से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं। एक इंसान 10 साल तक इन्वेस्ट करता है और फिर बंद कर देता है। दूसरा इंसान 30 साल तक कम अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट जारी रखता है। ज्यादातर केसेस में दूसरा इंसान ज्यादा वेल्थ बनाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने ज्यादा समय तक कंसिस्टेंट रहकर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये समय के साथ और मजबूत होती जाती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इस प्रोसेस में फेथ रखें और बीच में रुके नहीं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट या सेविंग की जर्नी में हो तो रिजल्ट जल्दी पाने की उम्मीद ना करें। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप चलना ही असली कामयाबी है। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग बात कही गई है, सक्सेस पाने के लिए हमेशा स्मार्टेस्ट बनने की जरूरत नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है जिंदा रहना, सर्वाइव करना। फाइनेंशियली भी यही बात लागू होती है। अगर आपने गलती की, लॉस हुआ, तो उससे सीखिए, लेकिन गेम से बाहर मत होइए। जितने दिन आप गेम में बने रहेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की स्ट्रेंथ यही होती है कि वो मुश्किल समय में भी काम रहते हैं, डिसीजंस बदलते नहीं
और अपने प्लान पर टिके रहते हैं। इसलिए आपको भी अपना फाइनेंशियल जर्नी ऐसे बनानी है जहां आप पैनिक न करें, जरूरत से ज्यादा रिस्क न लें और धीरे धीरे ग्रो करते रहें। इसका मतलब यह नहीं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्जर्वेटिव हो जाएं, बल्कि अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करें कि किसी भी हालत में आप जर्नी को बीच में न छोड़ें। तो इसका सबसे बड़ा लेसन है, स्मार्ट बनना जरूरी है, लेकिन सर्वाइव करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बस स्टेडली आगे बढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए और लॉन्ग टर्म का सोचिए। यही असली सक्सेस है। अध्याय 8 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में जानेंगे कि किस तरह लोगों का बिहेवियर उनके पैसे को कंट्रोल करता है और फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशन कितना असर डालता है। भाग 9। हर इंसान अपनी जिंदगी के हिसाब से पैसे का फैसला लेता है। सोचिए, 2 लोग हैं। एक इंसान बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुआ और दूसरा गरीब माहौल में बड़ा हुआ। अब दोनों का पैसे को देखने का नजरिया एक जैसा कैसे हो सकता है? यही बात इस चैप्टर में समझाई गई है कि हर इंसान अपने अनुभवों और माहौल के हिसाब से फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। हमें से कोई भी इंसान न्यूट्रल होकर पैसे के बारे में नहीं सोचता। हम वो डिसीजंस लेते हैं जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं। अगर आपने रिसेशन देखा है तो आप नेचुरली ज्यादा कॉशियस होंगे, और अगर आप उस टाइम में ग्रो हुए हैं जब मार्केट बूमिंग थी, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी ज्यादा सेविंग करता है या कोई और बहुत खर्च करता है, तो जरूरी नहीं कि वो गलत हो सकता है उसकी लाइफ एक्सपीरियंसेस ही ऐसे रहे हो कि उसने पैसे को उस नजरिए से देखना सीखा हो। अब प्रॉब्लम तब आती है जब हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को अपनी नजर से जज करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो ये ऑब्वियस लग रहा है, फिर दूसरा क्यों नहीं समझ रहा? लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसका बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और एक्सपोजर हमसे बिल्कुल अलग रहा होगा। इसी वजह से कई बार फाइनेंशियल एडवाइस भी हर किसी के लिए सही नहीं होती। जो स्ट्रैटेजी एक आदमी के लिए बेस्ट है, वो दूसरे के लिए नुकसानदायक हो सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की जिंदगी की प्रायोरिटीज, डर और गोल्स अलग अलग हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि बहुत बार लोग पैसा सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं ताकि वो दूसरों को दिखा सके कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये पैटर्न लॉन्ग टर्म में कभी खुशी नहीं देता। असली फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप अपनी नीड्स और वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस ले, न कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। यहां एक इंटरेस्टिंग बात कही गई है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत तो है ही, लेकिन उससे भी पहले ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान पैसे को अपने लेंस से देखता है। इसलिए हमें जजमेंट की बजाय समझदारी और एम्पैथी दिखानी चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे कि कोई इंसान ऐसा क्यों सोच रहा है, तो आप उसे बेहतर गाइड भी कर पाएंगे और खुद के लिए भी ज्यादा समझदारी से डिसीजन ले पाएंगे। इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है, अगर आप अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस को थोड़ा ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करें, तो आप समझ पाएंगे कि आपने कौन कौन सी फाइनेंशियल हैबिट्स अपने डर, अजम्पशंस या पुराने माहौल से सीखी है, और तब आप उन्हें बदल भी सकते हैं। फाइनेंशियल बिहेवियर कोई फिक्स चीज नहीं होती, ये बदला जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हमारा सोचने का तरीका हमारे पास्ट से बना है। इसलिए किसी को सिर्फ इसलिए गलत न मानिए कि वो पैसे को आपके जैसे नहीं सोचता। हो सकता है उसने जिंदगी में कभी वो चीजें देखी ही ना हो जो आपने देखी है, और हो सकता है उसने कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस किए हो जो आपने नहीं किए। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक है, पैसे के फैसले हमेशा लॉजिकल नहीं, पर्सनल होते हैं, और इसी वजह से एक ही रास्ता सबके लिए सही नहीं होता। अध्याय 9 खत्म हुआ। अब अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग ओवरलुक करते हैं, कि आपको कितना पैसा चाहिए। इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। भाग 10, कितना पैसा काफी होता है, इसकी कोई सीमा नहीं। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, ज्यादा कमाना, ज्यादा बचाना, ज्यादा इन्वेस्ट करना, ये सब हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जिंदगी आरामदायक और सिक्योर बन सके।
लेकिन एक सवाल जो बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं, मुझे आखिर कितना पैसा चाहिए? और इस अध्याय में यही समझाया गया है कि इस सवाल का कोई सिंपल जवाब नहीं है। असल में पैसा कमाने की दौड़ में लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन्हें खुद की नीड्स और गोल्स के हिसाब से सोचना चाहिए, न कि किसी और से कंपेयर करके। आज की दुनिया में कंपैरिजन सबसे बड़ा ट्रैप बन चुका है। आप जैसे ही अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, कोई बड़ा घर ले रहा है, कोई लग्जरी कार चला रहा है, कोई एक्सपेंसिव वेकेशन पर जा रहा है, आप भी सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा ही चाहिए। और यही से शुरू होती है कभी खत्म न होने वाली दौड़। इस बुक में बताया गया है कि जब आप बस थोड़ा और वाले माइंडसेट में फंस जाते हैं, तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। अगर आपने एक गोल पूरा कर भी लिया, तो अगला गोल तैयार खड़ा होता है और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप खुद से ये सवाल पूछें, मेरे लिए इनफ क्या है? क्योंकि अगर आप ये डिफाइन नहीं करते, तो आप हमेशा खुद को पीछे महसूस करते रहेंगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों न हो। इस अध्याय में एक छोटी सी कहानी के जरिए ये बात समझाई गई। एक बिजनेसमैन और एक साधारण फिशरमैन की। बिजनेसमैन ने फिशरमैन को सलाह दी कि अगर वो ज्यादा मेहनत करे तो ज्यादा मछली पकड़ सकता है, फिर बड़ा बोट खरीद सकता है, फिर कंपनी बना सकता है और आखिर में आराम से बैठकर जिंदगी जी सकता है। फिशरमैन ने जवाब दिया, मैं तो ये सब बिना ये दौड़ लगाए अभी से कर रहा हूं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जरूरी नहीं कि ज्यादा पैसे से ही ज्यादा खुशियां आए। असल खुशी तब मिलती है जब हम अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज को समझते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह भी है कि बहुत लोग अननेसेसरी रिस्क इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें और पैसा चाहिए। लेकिन अगर आपने कभी अपने लिए इनफ डिफाइन ही नहीं किया, तो आप हर बार रिस्क लेते रहेंगे और एक दिन ऐसा आ सकता है कि सब कुछ खो बैठें। तो स्टेबिलिटी और सेटिस्फैक्शन पाने के लिए जरूरी है कि आप ये समझे कि आपको कितना पैसा और क्यों चाहिए। ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, ये आपकी लाइफस्टाइल, फैमिली नीड्स और फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से तय होता है। और इसे समझने के लिए आपको दूसरों से कंपेयर करने की बजाय खुद की जिंदगी के हिसाब से सोचना होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसे के साथ आपका रिश्ता हेल्दी और सस्टेनेबल बना रहे, तो सबसे पहला कदम है अपने लिए इनफ डिफाइन करना। और याद रखिए, हमेशा ज्यादा पाना ही जीत नहीं होती। कभी कभी रुकना, संतोष करना और पीस में जीना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी सक्सेस होती है। तो इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज है, सिर्फ ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, ये भी जानो कि तुम्हारे लिए कितना काफी है। और जब आप ये समझ जाओगे, तभी असली फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये पहला हिस्सा यही खत्म होता है। इन 10 अध्यायों के जरिए हमने जाना कि पैसा सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे समझना और उस समझ से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना। हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि सही फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए लॉजिक से ज्यादा जरूरी है इमोशन और एक्सपीरियंस को पहचानना। अगर आपको यह पहला हिस्सा पसंद आया हो, तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम जल्दी ही इसका पार्ट 2 लेकर आएं, जिसमें बाकी के गहरे और जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझाया जाएगा। और याद रखिए, पैसा जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। सही सोच के साथ कमाया गया पैसा ही आपको सच्ची आजादी और शांति दे सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले हिस्से में।